नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हम पिछले काफ़ी दिनों से एक विषय पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक इतिहास, उसके विकास की जो यात्रा है वो उसमें आज हम पढ़ेंगे 1813 का चार्टर अधिनियम के बारे में हम पढ़ेंगे। हम इससे पहले बहुत सारे अधिनियम पढ़ चुके हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ चुके, 1781 का सेटलमेंट एक्ट पढ़ चुके, 1786 का पढ़ चुके, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ चुके। इसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। उसमें वही हमें दो बातें पढ़नी है कि ये किन किन पृष्ठभूमि में आया, कि इसके पीछे क्या क्या व्यवस्थाएं रही कि ब्रिटिश संसद में इस अधिनियम को पारित करना पड़ा, और दूसरा इस अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए। तो सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं। पृष्ठभूमि में सबसे बड़ी बात कि जैसे अब नेपोलियन बोनापार्ट को सब जानते हैं, फ्रांस का शासक था नेपोलियन, कि नेपोलियन ने 1806 में एक व्यवस्था प्रारंभ की थी जिसको हम बोलते हैं महाद्वीपीय व्यवस्था। नाम क्या है? महाद्वीपीय व्यवस्था। ये एक हिस्ट्री का पार्ट है, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसे थोड़ी सी आपको बता दूं कि नेपोलियन, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक व्यापारिक युद्ध चल रहा था। युद्ध क्या था कि ब्रिटेन के लोग थे और फ्रांस के लोग थे। ब्रिटेन ये कहता था कि जितने भी फ्रांसीसी व्यापारी हैं उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है कि फ्रांसीसी ब्रिटेन में व्यापार नहीं कर सकते। ये लगाया गया था लगभग 1805 और 4 के आसपास, कि फ्रांस के व्यापारी जो हैं ब्रिटेन में व्यापार नहीं कर सकते। इसी के प्रत्युत्तर में नेपोलियन ने भी ब्रिटेन वासियों पर, या हम कह सकते हैं जितने भी ब्रिटेन के समर्थक देश थे, उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया कि ब्रिटेन के लोग फ्रांस में और अन्य यूरोपियन देशों में व्यापार नहीं कर सकते। इसी को कहा गया महाद्वीपीय व्यवस्था, कि कोई दूसरे देश का नागरिक या दूसरे देश का व्यापारी जो है किसी दूसरे देश में व्यापार करने के लिए नहीं जा सकते। तो ये महाद्वीपीय व्यवस्था है। तो 1806 में नेपोलियन के द्वारा प्रारंभ की गई महाद्वीपीय व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी अंग्रेज व्यापारी थे, अंग्रेज व्यापारियों को ब्रिटेन तथा अंग्रेज व्यापारी जो हैं उनको ब्रिटेन वाले या ब्रिटेन के आसपास वाले जितने भी लोग हैं उनको फ्रांस तथा फ्रांस के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उन पर व्यापार करने के लिए और व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। जब उनको प्रतिबंध लगा दिया गया तब ब्रिटिश व्यापारियों का व्यापार कम हो गया, और ब्रिटिश व्यापारियों का व्यापार कम हो गया तो ये मांग ब्रिटिश संसद में उठी। ब्रिटिश संसद में ये मांग उठी कि भाई हमारा जो व्यापार है वो फ्रांस जैसे देशों में या फ्रांस के आसपास के जो देश हैं उनमें तो बंद हो चुका है, इसलिए हमें व्यापार करने की अनुमति पूर्वी देशों के साथ दी जाए। मांग क्या उठी कि नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण फ्रांस और फ्रांस के आसपास के क्षेत्रों में व्यापारिक व्यवस्था हमारी बंद हो चुकी है, इसलिए हमें व्यापार करने की अनुमति प्राप्त दी जाए, हमें अनुमति पूर्वी देशों के साथ दी जाए। तो इसको लेकर संसद में बहस छिड़ गई कि इन कंपनियों को या इन व्यापारियों को भारत जैसे देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए। तीसरी बात, अगर जो ब्रिटेन के अन्य व्यापारी थे अगर उनको अनुमति दे दी जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ एकाधिकार दिया गया था कि इन देशों में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई दूसरी कंपनी व्यापार नहीं कर सकती। इसलिए इस पहले वाली व्यवस्था को अगर खत्म करते हैं तब जाके क्या होगा, इनको व्यापार करने की अनुमति प्राप्त होगी। तो इस तरह से 3 चीजों पर बड़ी बहस हो रही थी कि इनको किया जाए या नहीं किया जाए। इसको लेकर 1813 का जो अधिनियम है वो पास हुआ। तो इसमें लंबी बहस क्या थी? लंबी बहस ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया जाए या नहीं किया जाए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इसको बढ़ाकर 20 साल और बढ़ा दिया गया था। तो ये बढ़ा कब तक? 1793 तक बढ़ा, और 1793 में पुनः से इसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, और ये बढ़ा कब तक? 1813 में। अर्थात 1813 में उनके व्यापारिक अधिकार समाप्त हो रहे थे, इसलिए चर्चा का विषय लगातार जारी था कि इस अधिकार को समाप्त किया जाए या नहीं किया जाए। इसके अलावा ये तो होगी पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि के बाद हम पढ़ते हैं कि इनकी बात को माना गया या नहीं माना गया, अर्थात इस एक्ट में मुख्य मुख्य प्रावधान क्या किए गए। तो इसके मुख्य मुख्य प्रावधान क्या थे ये हम जानते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था, 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार है वो व्यापारिक अधिकार क्या कर दिए गए? समाप्त कर दिए गए। व्यापारिक जो एकाधिकार है, अधिकार समाप्त नहीं किए, सिर्फ एकाधिकार समाप्त किए।
कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार जो है वो समाप्त कर दिए गए 2 शर्तों को छोड़कर। पहली शर्त कि कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति मिली हुई थी। पूर्वी देशों में भारत भी आता है, चीन के आसपास के, भारत के आसपास के जितने पड़ोसी देश हैं वो सारे पूर्वी देशों की श्रेणी में आते हैं। तो पूर्वी देशों में शर्त ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में चाय का व्यापार पर उसका एकाधिकार जारी रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में चाय के व्यापार पर एकाधिकार जारी रहेगा। और दूसरी शर्त यह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने चीनी व्यापार को जारी रखेगी, अर्थात चीन के साथ जो भी एकाधिकार है, जिसका भी वो व्यापार करती है, चाहे वो चाय का करती हो, मसाले का करती हो, अन्य वस्त्रों का करती हो, तो ये सारे व्यापार उनके जारी रहेंगे। तो 2 शर्तें उस पर लगा दी गई कि कंपनी भारत के साथ चाय का व्यापार अर्थात चाय का एकाधिकार जारी रहेगा, दूसरा चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार है वो जारी रहेंगे। पहली काम तो ये कर दिया गया। दूसरा काम ये किया गया, कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार हैं वो अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए शर्त के साथ। इस शर्त के साथ 20 वर्षों के लिए उसको बढ़ा दिए गए। इसके अलावा उसके जितने भी राजस्व संबंधी मामले थे, लेन देन संबंधी मामले थे, या जो भी व्यवस्थाएं थी, राजस्व का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने के लिए कंपनियों को कह दिया गया कि कंपनी हमें बताए कि कितना उसको घाटा लग रहा है, कितना उसको मुनाफा हो रहा है। ये सारी की सारी व्यवस्था उसमें लिख दी गई कि हमें कंपनी इसका हिसाब किताब साल दर साल इनका हिसाब किताब रखे। अर्थात कंपनी को साफ साफ निर्देश दे दिया गया कि वो शासक और व्यापार दोनों के अलग अलग खातों का विवरण ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करे। इसके अलावा जो कंपनी को निर्देशित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था, कंपनी को निर्देशित करने के लिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था, उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और ज्यादा अधिकार दे दिए गए और उसकी शक्तियों को और ज्यादा ढंग से क्या कर दिया गया, परिभाषित कर दिया गया। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कर दी गई, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। उसमें कहा गया कि शिक्षा, साहित्य और विज्ञान, शिक्षा, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्रों में वृद्धि करने के लिए या इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सरकार अपने बजट में से, जो कुल बजट है, उस बजट में से 1 लाख रुपए जो है वो शिक्षा पर क्या करेगी, खर्च करेगी। तो महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लोगों को शिक्षित करने के लिए 1 लाख रुपए का बजट है अलग से निर्धारित किया गया। तो इस तरह से देखिए, दोबारा एक बार रिकॉल करते हैं कि 1800 चार्टर एक्ट में मुख्य मुख्य बातें क्या थी। सबसे बड़ी बात कि नेपोलियन की जो महाद्वीपीय व्यवस्था है उससे प्रभावित होकर इसमें बहस छिड़ी कि दूसरे व्यापारियों को भारत आने की अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए। जब अनुमति दी जाएगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार है, एकाधिकार, उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें हमें समाप्त करना पड़ेगा। तो इसमें पहला यही किया गया कि इस कंपनी को 20 साल की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन इन 2 शर्तों के साथ दे दी गई कि वो भारत में चाय का व्यापार करेगी सिर्फ, और बाकी एकाधिकार समाप्त कर दिए गए और चीन के एकाधिकार उसके जारी रहे। इसके अलावा कंपनी को लेखा जोखा साल दर साल देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसकी शक्तियों को स्पष्ट कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पहली बार, बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में शिक्षा पर अलग से बजट कब से पारित होने लगा, 1813 के चार्टर एक्ट से 1 लाख रुपए का बजट यहां से जारी किया गया। धन्यवाद।